कहानी की शुरुआत फेंग यू से होती है, जो चीन की सबसे बेहतरीन एमएमए फाइटर है। उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि आज तक वो एक भी मैच नहीं हारी। मकाओ में उसकी फाइट जियो फिंग से चल रही थी, जो खुद भी एक माहिर फाइटर है, लेकिन फेंग यू ने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया। ये मुकाबला हर तरफ लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और फेंग यू की शोहरत, उसकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी। मगर अजीब बात यह थी कि वो इस जीत से भी खुश नहीं थी। रिंग में खड़ी उसकी सोच अब भी अपने अतीत में उलझी हुई थी। उसके दादा एक बहुत ही दौलतमंद बिजनेसमैन थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि फेंग यू एक फाइटर बने। उनका मानना था कि पोती को पुश्तैनी कारोबार संभालना चाहिए। बचपन से ही उस पर उम्मीदों का बोझ था, लेकिन उसने पूरे खानदान के खिलाफ जाकर अपनी राह चुनी, फाइटर बनी और इसी वजह से दादा हमेशा उसे नाखुश रहते। अब कहानी का रुख बदलता है और हम मिंग त्यान को देखते हैं, जो मकाओ में अपने दो छोटे भाई बहनों के साथ रहता है। पिता का साया पहले ही उठ चुका था और माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई थी। जिम्मेदारी का पूरा बोझ मिंग त्यान पर आ पड़ा। उसका छोटा भाई मिंग लिंग टीवी पर एमएमए फाइट्स देख रहा था। उसकी सबसे पसंदीदा फाइटर फेंग यू थी। वो अपने भाई से कहता है, फेंग यू का राउंड किक वाकई कमाल का था, लोग उसे द क्वीन कहते हैं। लेकिन मिंग त्यान उसे डांटते हुए कहता है, चलो अब स्कूल की तैयारी करो। मिंग त्यान अपनी पढ़ाई छोड़कर एक लोकल रेस्टोरेंट में काम करता था। भाई बहन की परवरिश के लिए वो हर छोटा मोटा काम करता, कभी रसोई में मदद तो कभी फूड डिलीवरी। दिल में ख्वाहिश थी कि कभी किसी स्कॉलरशिप के सहारे दोबारा कॉलेज ज्वाइन करेगा। रेस्टोरेंट का मालिक उसे एक मार्शल आर्ट मास्टर के लिए खाना पहुंचाने का टास्क देता है। रूल ये था कि डिलीवरी 15 मिनट में करनी है, जबकि जगह 20 मिनट दूर थी। लेकिन मिंग त्यान को रास्तों की ऐसी समझ थी, ऐसा डायरेक्शन का सेंस, कि वो शॉर्टकट से बिजली की तरह निकल पड़ता है। रास्ते में एक बूढ़ी औरत की फूड कार्ट लड़खड़ा जाती है। मिंग त्यान तुरंत झुककर उनकी मदद करता है। तभी कार्ट लड़खड़ने लगती है। वहां से फेंग यू गुजर रही होती है। मिंग त्यान उससे कार्ट को पकड़ने को कहता है, लेकिन फेंग यू मदद करने के बजाय उसे लात मार देती है। कार्ट टूट जाती है, सारे फल बर्बाद हो जाते हैं। बूढ़ी औरत गुस्से में उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। फेंग यू चुपचाप उसके हाथ में नोटों की घड़ी थमा देती है। वो औरत तंज करती है, बेटी पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। मगर फेंग यू उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती। मिंग त्यान को भी उसका यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता, मगर वो कर भी क्या सकता था। इधर फेंग यू अपने पुराने मार्शल आर्ट्स टीचर से मिलने जाती है। वो बाहर सफाई कर रहे होते हैं। वो उनकी सफाई में मदद करना चाहती थी, जिससे हमें दोनों के बीच एक फाइट देखने को मिलती है। वो उनसे कहती है, मेरा खानदान मुझे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने पर मजबूर कर रहा है। मैं चाहती हूं कि आप ही मेरा फैसला करें, मुझे क्या करना चाहिए। टीचर साफ इनकार कर देते हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने होंगे। उसी वक्त मिंग त्यान वहां पहुंचता है। पता चलता है कि खाना उसी टीचर ने मंगवाया था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मगर बिना एक लफ्ज बोले अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मिंग त्यान जब वापसी पर होता है, तभी उसके फोन पर मेल आता है। उसे 70% स्कॉलरशिप मिल गई थी, लेकिन कॉलेज शेंजन में था। अब वो दुविधा में पड़ जाता है, पढ़ाई के लिए शहर छोड़े या भाई बहनों की खातिर मकाऊ में रुके। कंफ्यूजन दूर करने के लिए वो विजडम फाउंटेन पहुंचता है। वो सिक्का उछालकर तकदीर से रास्ता दिखाने की दुआ करता है। उसे अपना बचपन याद आता है, जब उसके पिता पहली बार उसे इस फाउंटेन के पास लाए थे। उन्होंने कहा था, बेटा, यहां सिक्का फेंक कर हम एक तरह का वादा करते हैं, अपने ख्वाब को पूरा करने का वादा, और अगर हौसला रखो तो ये ख्वाहिशें सच भी हो सकती हैं। ठीक उसी वक्त फाउंटेन के दूसरी तरफ फेंग यू भी मौजूद थी। वो भी अपने सपनों को पूरा करने की दुआ मांगने आई थी। वो फैसला करती है कि अपनी फाइटिंग करियर को जारी रखेगी। वहीं मिंग त्यान ठान लेता है कि वो अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाएगा। दोनों बिल्कुल एक ही पल सिक्का उछालते हैं। मिंग त्यान का बॉस काफी नेक इंसान था। वो उसे जाने से पहले शानदार डिनर करवाता है और कहता है, शेंजन शहर के केएफसी में मेरा एक दोस्त है, मैंने वहां तुम्हारी नौकरी की बात कर ली है, साथ ही तुम्हें रहने के लिए एक घर भी मिल जाएगा। मिंग त्यान ये सुनकर बहुत खुश होता है और शुक्रिया अदा करता है। कुछ ही दिनों बाद मिंग त्यान अपने भाई बहनों के साथ शेंजन शहर में शिफ्ट हो जाता है। घर भले ही पुराना था, मगर उसका रेनोवेशन बहुत अच्छे से किया गया था। दोनों बच्चे वहां आकर बेहद खुश हो जाते हैं। ये देखकर मिंग त्यान भी मुस्कुरा देता है। वो डेकोरेशन के तौर पर अपने बचपन की तस्वीरें अलमारी में रखने लगता है। हमें मालूम पड़ता है कि उसे भी बॉक्सिंग का शौक था, मगर पिता के इंतकाल के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी थी। अब वो केएफसी में काम शुरू कर देता है, जहां उसे डिलीवरी बॉय की नौकरी मिलती है। साथ ही वो अपने भाई बहनों को मिडिल स्कूल में छोड़ाता है। लेकिन आज उसके भी कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए उसके भाई बहन भी उसे गुड लक कहते हैं। उसी दौरान उसे एहसास होता है कि वो खुद कॉलेज जाने के लिए लेट हो गया है। वो शॉर्टकट लेता है और तेजी से पहुंचता है जानजी कॉलेज, जो पूरे चाइना में सबसे मशहूर स्पोर्ट्स कॉलेज था। यहाँ सिर्फ लड़कियां पढ़ती थी, लेकिन इस साल पहली बार 10 लड़कों को एडमिशन दिया गया था। मिंग त्यान उन्हीं में से एक था। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है, चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां नजर आती हैं। सैकड़ों लड़कियों के बीच अकेला लड़का होने की वजह से वो काफी अजीब महसूस कर रहा था। अचानक उसकी टक्कर शाओमी से होते होते बचती है,
मिंग त्यान फौरन माफी मांगता है और उसे देखकर खुश होकर कहता है, अरे वाह, मुझे तो लगा था कि मैं यहां अकेला लड़का हूं। तुम्हें देखकर सुकून मिला। शाओमी हैरान रह जाती है। उसके छोटे बालों की वजह से मिंग त्यान ने उसे लड़का समझ लिया था। वो तुरंत एक छोटा सा क्लिप लगा लेती है। मिंग त्यान दंग रह जाता है। शाओमी मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगी, और फिर स्केट करते हुए वहां से निकल जाती है। अब सीन बदलता है। कॉलेज मास्टर मिस्टर वांग और हेडमास्टर की बातचीत हो रही होती है। मिस्टर वांग चिंतित होकर कहते हैं, शुरुआत में 10 लड़कों ने एडमिशन लिया था, लेकिन कैंपस में आते ही लड़कियों को देखकर सबने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट दे दी। अब बस मिंग त्यान ही बचा है। हेडमास्टर गहरी सांस लेकर कहते हैं, हमें हर हाल में कोई रास्ता निकालना होगा ताकि मिंग त्यान यहां से ना जाए। देखो वांग जानजी, यूनिवर्सिटी के 42 सालों के इतिहास में हमने हमेशा मजबूत लड़कियां ट्रेन की हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड क्लास कॉम्बैट फाइट्स जीत चुके हैं। 74 सिटीजन अवार्ड और 8 नेशनल अवार्ड्स तक हमारे नाम है। लेकिन हमने हमेशा एक हकीकत को नजरअंदाज किया कि ये लड़कियां आगे चलकर शादी भी करेंगी और उन्हें अपने लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बिठाना सीखना होगा। इसलिए अब हमें लड़कों को भी इस कॉलेज में रखना होगा। इस कॉलेज में पढ़ाई से ज्यादा मार्शल आर्ट्स और बाकी एक्टिविटीज पर फोकस किया जाता था। और फिर अचानक सभी स्टूडेंट्स को एक मैसेज आता है, मिंग त्यान को प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर आओ। लड़कियां खुशी से झूम उठती हैं और उसे घेर लेती हैं। उसके हैंडसम लुक्स देखकर हर कोई उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। उसी वक्त एंट्री होती है सॉन्ग नाम की लड़की की। वो गुस्से में बाकी लड़कियों से कहती है, सब पीछे हटो, मैं मिंग त्यान को हेडमास्टर के पास लेकर जाऊंगी। लेकिन तभी शाओमी भी वहां आ जाती है। वो फिर से अपने छोटे बालों में क्लिप लगा लेती है और कहती है, नहीं, मैं मिंग त्यान को ले जाऊंगी। सॉन्ग ताना मारती है, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? जरा शीशा देखो, तुम बिल्कुल माचो गर्ल जैसी लगती हो। शाओमी को गुस्सा आ जाता है और दोनों आपस में झगड़ने लगती है। मगर मिंग त्यान इनके झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। वो चालाकी से नाटक करता है, देखो हेडमास्टर आ गए हैं, और फिर तुरंत ग्राउंड की तरफ निकल जाता है। वहां उसकी नजर फेंग यू पर पड़ती है। वो पहली ही नजर में पहचान जाता है, ये तो वही रूड लड़की है। मगर फेंग यू उसे नहीं पहचानती। जाते जाते उसका बैग गलती से मिंग त्यान से टकराता है और उसके हाथ पर कट लग जाता है। फेंग यू उसे पैसों का नोट थमाती है और ठंडी लहजे में कहती है, इलाज करवा लेना। मिंग त्यान को उसके इस तकब्बुर को देख गुस्सा आता है। वो कहता है, पैसों की बजाय अगर तुम मुझे सॉरी कहती तो वो ज्यादा बेहतर होता। और वो पैसे जमीन पर फेंक देता है। लेकिन फेंग यू के लिए पैसे माफी मांगने से कहीं बढ़कर थे। वो तंज कसते हुए कहती है, सॉरी कहने से कुछ नहीं होता, ये दुनिया पैसों से चलती है, और जाने लगती है। मिंग त्यान गुस्से में उसे मॉन्स्टर कह देता है। ये सुनकर फेंग यू का चेहरा तमतमा उठता है। वो उस पर मुक्का बरसाने लगी, लेकिन खुद को रोक लेती है और वहां से चली जाती है। मगर अब उसे अंदर ही अंदर काफी अफसोस हो रहा था। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, उस दिन मेको में जब उस ओल्ड लेडी का कार्ट नीचे गिर रहा था, तब एक छोटी बच्ची उसके सामने आ गई थी। उसे बचाने के लिए फेंग यू ने वो किक मारी थी। इरादा नेक था, लेकिन मिंग त्यान और वो बुजुर्ग औरत ये बात समझ नहीं पाए थे। संचपेसस 3 क्लासरूम में मिंग त्यान लड़कियों के बीच बैठा गहरी तवज्जो से पढ़ाई कर रहा था। लड़कियां उसे घूर रही थी, लेकिन जैसे ही वो उनकी तरफ देखता, सब फौरन अपना मुंह फेर लेते। उसे समझ नहीं आता कि क्या सचमुच सब उसी को देख रही थी या फिर ये सिर्फ उसका वहम था। इधर दूसरी तरफ हम शाओमी और फेंग यू को देखते हैं, जो बॉक्सिंग क्लब में प्रैक्टिस कर रही थी। दोनों अच्छी दोस्त थी और बॉक्सिंग से दोनों को बेहद शौक था। फेंग यू आज परेशान नजर आ रही थी। शाओमी समझ जाती है कि कोई बात उसे अंदर से तोड़ रही है। वो पूछती है, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? फेंग यू कहती है, मिंग त्यान से मेरी लड़ाई हो गई और उसने मुझे मॉन्स्टर कहा। क्या मैं सचमुच इतनी बुरी लगती हूँ? शाओमी हंसने ही वाली थी, लेकिन रुक जाती है और उसे समझाती है, तुम्हें मिंग त्यान की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। उधर क्लास शुरू हो चुकी थी। लड़कियां मिंग त्यान के बारे में और जानना चाहती थी, इसलिए टीचर उसे आगे बुलाती है और कहती है, अपने बारे में कुछ बताओ। लेकिन मिंग त्यान के पास बताने को कुछ खास नहीं था। वो सिर्फ अपना नाम बताता है और चुपचाप बैठ जाता है। रात को फेंग यू अपने कमरे में बैठी मिंग त्यान के बारे में सोच रही थी। अब हमें उसका बचपन दिखाया जाता है। जब वो छोटी थी तो उसके माता पिता उसे लड़की की तरह ट्रीट नहीं करते थे। उन्हें हमेशा एक लड़का चाहिए था, इसलिए फेंग यू को उन्होंने एक लड़के की तरह पाला। ना बाल बढ़ाने की इजाजत, ना ही लड़की वाले कपड़े पहनने की आजादी। जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ,
तब जाकर उसके माँ बाप ने उसे लड़की की तरह जीने की छूट दी। खुशी खुशी फेंग यू ने वो ड्रेस खरीदी जिसे वो पहले से मॉल में देख रही थी। वो अपने क्लासमेट को गिफ्ट के साथ सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन सबने उसका मजाक उड़ाया, उसे मॉन्स्टर कहा और चिढ़ाने लगे। यही वजह थी कि आज तक फेंग यू अपने जेंडर को लेकर परेशान रहती है। उधर मिंग तियान अपना कॉलेज वर्क पूरा कर रहा था, तभी उसका छोटा भाई मिंग लिंग नींद में ही पंच मारने लगता है। मिंग तियान उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा देता है। फिर उसे एहसास होता है उसका भाई, जिसे अपना आइडल मानता है, वो वही रूड लड़की फेंग यू है। उसे याद आता है कि फेंग यू की आंखें बिल्कुल उसकी मां जैसी है। शायद इसी वजह से उसे फेंग यू को देखकर चिढ़ होती है। और फिर फ्लैशबैक में उसे वो दिन याद आता है जब उसके पिता शराब के नशे में डगमगाते हुए घर लौटे थे। वो उन्हें सहारा देकर घर ला रहा था और उसी दिन उसकी मां घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। कॉलेज में मिंग तियान लड़कियों की वजह से पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। हेडमास्टर और मिस्टर वांग खुश थे कि उसने अभी तक ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन मिंग तियान परेशान हो चुका था और वो किसी दूसरे कॉलेज में जाने का प्लान बना रहा था। इस कॉलेज की खासियत यहाँ बनाए गए क्लब्स थे जहां स्टूडेंट्स अपने टैलेंट को निखारते थे। यहाँ नए एडमिशन लेने वाले सभी फ्रेशर्स को क्लब्स का टूर दिया जाता और इन्हें क्लब चुनने की खुली छूट मिलती थी। मिंग तियान सभी क्लब को अच्छे से देख रहा था। वो बॉक्सिंग क्लब में जब फेंग यू को लड़ते देखता है तो उसे एहसास होता है कि शायद उसी ओल्ड मास्टर ने उसे ट्रेन किया होगा जिन्हें वो खाना देने गया था। सॉन्ग भी चाहती थी कि मिंग तियान उसके क्लब में आए और वो उसे अपनी पावर दिखाती है, जिसे देख मिंग तियान चौंकता रह जाता है। लेकिन शाओमी भी उसे अपने क्लब में लेना चाहती थी, जिससे दोनों ही वापस झगड़ने लगी। तंग आकर मिंग तियान स्विमिंग क्लब चुन लेता है। वह पूल में गोते लगाता है, लेकिन वहां फिश होती है। पता चलता है कि क्लब बंद हो चुका है और पूल इकोलॉजिकल पॉन्ड में बदल गया है। यह देखकर मिंग तियान परेशान होकर ट्रांसफर का पक्का फैसला कर लेता है। मिस्टर वांग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं मानता तो कहते हैं कि ट्रांसफर आसान है, बस फॉर्म भरकर तुम्हें ऑफिशियल फाइल बॉक्स में डालना होगा। मिंग तियान को भी लगता है कि यह काफी आसान होगा। वो जैसे ही फॉर्म डालने जाता है तो ग्रेजुएट्स कराटी गर्ल्स उसे रोकने लगती है। मिंग तियान उनसे लड़ने लगता है पर बुरी तरह पिटता है। वो मिस्टर वांग से शिकायत करता है कि आपने 5 लड़कियों को मुझे रोकने के लिए भेजा, क्या यह गलत नहीं है? मिस्टर वांग कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम एक सुपरस्टार की तरह हो जिस पर सबका फोकस है, और मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे कॉलेज से जाओ। अब वो उसे स्पेशल ऑफर देता है कि तुम्हें अपने कॉलेज की फीस इस साल चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं टाइम लिमिट बढ़ाकर 30 साल कर दूंगा, जो एक लोन रीपेमेंट के रूप में रहेगी, जिस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। मिंग तियान को यह ऑफर काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो इससे अपनी पढ़ाई फ्री में पूरी कर लेगा। पर मिस्टर वांग उसे इस बात को सीक्रेट रखने को कहते हैं। एक दिन वो गलती से विमेंस वॉशरूम में चला जाता है। फेंग यू वहां स्नान कर रही थी। उसे लगता है कि वहां कोई लड़की आई है, इसलिए वो मिंग तियान से टॉवल मांगती है। मिंग तियान को कुछ समझ नहीं आता, वो उसके कपड़े उठाकर उसे दे देता है, पर फेंग यू समझ जाती है कि वो मिंग तियान है और उसे एक किक मारकर दूर फेंक देती है। उसी वक्त शाओमी भी अंदर आ जाती है और गलत समझ लेती है। दोनों एक साथ कहते हैं कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है और मिंग तियान बाहर चला जाता है। अब हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है। शाओमी फेंग यू के साथ आइसक्रीम लेने गई थी, लेकिन वहां भी शाओमी की सॉन्ग के साथ लड़ाई हो जाती है क्योंकि दोनों को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम चाहिए थी। दूसरी तरफ मिंग तियान फूड डिलीवरी करने जा रहा था। तभी वो देखता है कि एक लड़के को 2 बुली लड़के घसीटते हुए ले जा रहे थे। मिंग तियान को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो उस बच्चे को बचाता है, लेकिन खुद फंस जाता है। वो उसे पकड़कर फील्ड में ले जाते हैं और धमकाने लगते हैं। फेंग यू ने उन्हें देख लिया था और वो अपने दोस्तों के साथ वहां आ जाती है। अब लड़कियों और लड़कों के बीच एक कमाल की फाइट शुरू हो जाती है। सॉन्ग को एक लड़का पीछे से मारने वाला था, लेकिन मिंग तियान एक बोल्ड किक से उसे बचा लेता है। सॉन्ग इससे काफी खुश होती है और अब वो सभी को मदद के लिए थैंक्स कहता है और उनसे दोस्ती कर लेता है। अब उसे लगता है कि ये कॉलेज इतना बुरा भी नहीं है और अगले 4 साल तक इसी